तो सर सबसे पहले तो अभी मैं ये मतलब ये पूछूंगा कि कैसा लग रहा है अभी 171वीं रैंक पर, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया है, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स 5 दिन में आ रहा है तो हम क्या करें। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज्यादा अभी उसमें, अगर मैं रिजल्ट में क्लियर नहीं करता तो मैं भी प्रीलिम्स लिख रहा था। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सर अगर बात करें बुक लिस्ट की, जैसे काफी बच्चे बुक लिस्ट पूछना चाहते हैं और बुक लिस्ट का रोल भी रहता है, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपने फॉलो की? ऑल बुक लिस्ट मतलब प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए टोटल जी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जामिनेशन में हॉल में घुसे तो याद रखिए कि मैं क्लियर करने वाला हूँ। एक कॉन्फिडेंस हो अंदर कि भाई मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर किसी को भी 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते होते हैं, तो उसके बाद आपको गेस करना ही पड़ेगा। और मैं अगर आपको टेक्निक बताऊं कि यूपीएससी ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ के नाम गलत देता है कि भाई अगर लिखा है कि ये फंड बनाया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने, तो 90% चांस है वो गलत होगा। तो मैं तो सोचता था कि यहाँ गलत है। तो सर बात करें आपकी टाइम मैनेजमेंट की, क्या आप कैसे पढ़ते थे, पूरा दिन का शेड्यूल आपका कैसे रहता था, तो उसके बारे में और बताएं। जी, तो मेरा मानना है कि ज़्यादा घंटे की जगह कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, एंड अगेन क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 मोटिवेशन बाय S2। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आज हमारे साथ हैं आयुष गोयल सर, जिनका यूपीएससी में 171वीं रैंक के साथ आईएएस की पोस्ट पर, आईएएस को ही मिलेगी सर की, तो चयन हुआ है पोस्ट पर। तो आज हम सर की जर्नी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये मुकाम हासिल किया, क्या स्ट्रेटजी रही, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, कोचिंग का हेल्प लिया या सेल्फ स्टडी, और कौन सा अटैम्प्ट वगैरह थे। तो तमाम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं। सो सर सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है 360 मोटिवेशन बाय S2 पर। थैंक यू। और सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना, मतलब पहले ही अटैम्प्ट बताया आपने, इतने पहले अटैम्प्ट में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि यूपीएससी में फर्स्ट अटैम्प्ट में 171वीं की रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सो सर सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को आप अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, लाइक आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी ज़रूर। मेरा नाम आयुष गोयल है, मैं दिल्ली का ही रेजिडेंट हूँ। राइट। और मैंने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, बैचलर्स। फिर मैंने एमबीए करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड से। उसके बाद मैंने कुछ महीने जेपी मॉर्गन नाम की एक कंपनी में काम किया था। फिर वहाँ से नौकरी छोड़ के फिर यूपीएससी में फुल टाइम प्रिपरेशन लास्ट ईयर से चालू की थी। और इस साल जैसा कि सर ने बताया मेरा 171वां रैंक आया है और मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। राइट। सो सर सबसे पहले तो अभी मैं ये मतलब ये पूछूंगा कि कैसा लग रहा है अभी 171वीं रैंक पर, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया है, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? क्या फीलिंग्स है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इस फीलिंग का कोई मैच नहीं है, जेन्युइनली बोलूँ तो। और मेरे से भी ज़्यादा जब मैं अपने पेरेंट्स को खुश देखता हूँ, मम्मी पापा को, मेरे ख्याल से मैं जीवन में पहली बार इतना खुश देख पा रहा हूँ उनको। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। सर कैसा रिएक्शन है, मतलब पेरेंट्स की तरफ से कैसा माहौल है, मतलब अब घर का क्या? बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सब रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, सब पड़ोसी लोग बहुत मतलब प्यार से बुला रहे हैं, सारी चीज़ें। तो मतलब बहुत ही अच्छा और खुशनुमा माहौल है। यस। सो सर अगर हम जान पाएँ कि किन किन का एक्चुअली इसमें साथ रहा है आपका, किस किस का, मतलब किस किस का साथ रहा है यूपीएससी क्वालिफाई करने में, किसने किसने साथ दिया है? देखिए मेरा हमेशा से मानना है कि यूपीएससी का एग्जाम एक इंडिविजुअल नहीं, पूरा परिवार देता है। यस राइट। तो आई थिंक मेरे पूरे फैमिली का बहुत साथ रहा है। अगर मैं सबसे ज़्यादा साथ की बात करूँ तो मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा साथ रहा है, जिन्होंने हमेशा से भरोसा रखा मेरे ऊपर कि हाँ ये कर सकता है। और उसके बाद मेरे पापा का, तो मेरे मम्मी और पापा का सबसे ज़्यादा ही इसमें साथ रहा है, जिन्होंने हमेशा सोचा कि ये कर सकता है कुछ। क्योंकि मैं जब नौकरी कर रहा था तो मेरे पास 24-25 लाख रुपए की नौकरी थी, बट मैंने वो छोड़ी कि मेरे को यूपीएससी करना है। और आपने देखा होगा कि मेरे पापा की छोटी सी शॉप है, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए छोड़ने के लिए। तो वो छोड़ के मैंने करी, तो उसमें काफ़ी साथ था मेरे मम्मी पापा का और मेरे भाई बहन का। राइट। तो सर बात करें जैसे कि क्या इंस्पिरेशन रहा आखिर यूपीएससी के करने के पीछे, कोई फैमिली के बारे में अगर जान पाए, फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कोई फैमिली में सेलेक्टेड है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि नहीं यूपीएससी करना है? सर मेरी फैमिली में तो मैं पहला ही हूँ जो यूपीएससी में हुआ, कोई इसके पहले सरकारी नौकरी में भी नहीं था। बट मेरे को हमेशा से एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ करके दिखाऊँ, एंड स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, क्योंकि उससे हम काफ़ी सोसाइटी का एनहांस कर सकते हैं। तो हम सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों पे बहुत अच्छे से उसका इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो मेरा इंस्पिरेशन था हमेशा से। सर थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, पापा क्या करते हैं या फिर कौन कौन है फैमिली में आपके में? तो मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी है, एक भाई है और एक बहन है। मैं सबसे छोटा हूँ। राइट। मेरे पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान है यहीं पर ही शादरा में। यस। और वही हमारा फैमिली बिजनेस है, उसी के ऊपर हमारा घर है, हम वहीं रहते हैं। मेरी मम्मी
2 काम करती हैं, एक तो घर का सारा काम संभालती हैं, साथ ही में पापा को भी दुकान में हेल्प करती हैं। राइट। और मेरा भाई लॉयर है एंड माई सिस्टर इज़ अ टीचर। राइट। सो सर बात करें आपकी मतलब प्रिपरेशन की, कब से स्टार्ट हुई आपकी मतलब कॉलेज के साथ साथ, जैसे काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो आपने कब से स्टार्ट कर दी थी और कितना टाइम लग गया फाइनली आपको क्रैक करने में? जी, तो मैंने प्रिपरेशन करीब अगस्त 2021 के आसपास स्टार्ट करी थी। अगर मैं फुल टाइम बोलूँ तो देखो आइडिया थोड़ा पहले आ गया था मेरे को जनवरी 2021 में कि मेरे को कुछ करना है, बट मैंने जॉब ले ली थी उसके बाद MBA से। फिर मैंने सितंबर 2021 में सोचा कि हाँ अब मेरे को अच्छे से करना है। अगस्त सितंबर 2021 के आसपास मेरा मन बना, फिर मैंने अच्छे से तैयारी करनी शुरू करी, ऑप्शनल पढ़ा और फिर मेन प्रीलिम्स की तैयारी करी 5 महीने, जनवरी से मई तक। राइट। सो सर बात करें मतलब ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका? वैसे तो मैंने बता दिया फर्स्ट अटैम्प्ट था, और आपका मीडियम क्या था इसमें? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। ऑप्शनल क्या होता है? ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। हाँ। ओके सर, बात करें आपकी प्रिपरेशन की तो कैसे हुई? आपने कोचिंग का हेल्प लिया, सेल्फ स्टडी की थी? जी, मैंने दोनों चीज़ों का हेल्प लिया है, सेल्फ स्टडी भी की है और कोचिंग का भी हेल्प लिया है। राइट। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए मैंने एक विभास झा सर हैं, उनसे काफ़ी मदद ली थी। तो मेनली उनसे काफ़ी हेल्प हुई थी। और GS के लिए मैंने विजन IS का मटेरियल काफ़ी यूज़ किया था। राइट। और भी काफ़ी वेबसाइट जैसे IS बाबा, इनसाइट IS, तो सबका थोड़ा हेल्प लिया है मैंने। राइट। सो सर बात करें जैसे आपने कोचिंग का हेल्प लिया तो कितना हेल्प रहा आपके लिए कोचिंग जैसे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और थोड़ा उसके बारे में और बताना कि कोचिंग ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए, तो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। कोचिंग मैंने ऑनलाइन ही ली पूरी की पूरी। मेरे को राजेंद्र नगर नहीं जाना था क्योंकि मेरे को घर के अंदर बहुत कंफर्टेबल फील होता है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको बाहर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बट मैंने जैसे बोला मेरे घर का माहौल बहुत पढ़ाई नुमा था। तो मेरा सेपरेट रूम था, मैं उसमें पढ़ाई करता था। तो वो एक तरह से कोचिंग की तरह ही था। और मैं ऑनलाइन कोचिंग लेता था। एक मैं स्पीकर ले आया था, लैपटॉप से स्पीकर कनेक्ट करा और वो क्लास ले ली। तो ऑनलाइन कोचिंग में आपका समय बहुत बचता है, आपको कोई तैयार नहीं होना है, कहीं जाना नहीं है और अपनी मर्जी से कभी भी ले सकते हो। तो कोचिंग का मैं कहूँगा रोल रहा, बट कोचिंग एक आपको हद तक पहुंचा सकती है। right. उसके बाद आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के से ही एग्जाम देना है, तो 10% 20% कोचिंग का डेफिनेटली रहा बेस बनाने में। right. उसके बाद सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी होती है। सो सर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 171वीं पोस्ट के साथ आपने सिलेक्शन लिया है, तो हम आपकी स्ट्रेटजी जान पाएँ, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए? टोटली क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? जी, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत डायनामिक थी। ये नहीं था कि एक ही तरीके से पूरी चीज़ें करनी है। तो अगर मैं शुरुआत करूँ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी से, तो प्रीलिम्स की पढ़ाई मेरे को था कि मेरा पहला अटेम्प्ट था, उनको कैसे भी करके प्रीलिम्स निकालना है। मेरे को था कि मेंस निकले ना निकले प्रीलिम्स जरूर निकालना है। तो शुरू के मैंने 5 महीने जनवरी से लेके मई तक पूरा ही प्रीलिम्स को दिया मैंने। क्योंकि थोड़ा बहुत बेस तो मेरा पहले कवर हो गया था, लेकिन फिर जनवरी से लेके मई तक मैंने प्रीलिम्स पूरा डेडिकेटेड दिया। कोई ऑप्शनल नहीं किया, कोई मेंस नहीं किया उस समय। और मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाए, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लगाए, मतलब बहुत वैरायटी मिलने के लिए। 2 महीने में बेस कंप्लीट करा जनवरी फरवरी में, और फिर मार्च अप्रैल में दबा के टेस्ट लगाए। 50 से 60 टेस्ट लगाए होंगे करीब फुल लेंथ और सेक्शनल मिला के। तो मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी यही था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स में था कि मिनिमाइज योर नोट्स एंड मैक्सिमाइज योर रिवीजन। ये स्ट्रैटेजी एक हिमांशु नाम के टॉपर थे, रैंक 4 2019 में मेरे ख्याल से, इकोनॉमिक्स के थे। तो उन्होंने बोला था कि भाई अपने नोट्स को मिनिमाइज कीजिए और अपने रिविजन्स को मैक्सिमाइज कीजिए। तो ये मेरा हमेशा से स्ट्रैटेजी था कि पॉलिटी है तो बस लक्ष्मीकांत पढ़ना है भैया, और कुछ नहीं पढ़ना है। इस तरीके से स्ट्रैटेजी था मेरा प्रीलिम्स का। और मेंस के लिए क्या रहा? मेंस के लिए और बताएं थोड़ा। जी, तो मेंस के लिए मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ऐसा था कि मैं खुद के नोट्स बनाने का मेरे पास समय कम था। तो मैंने एक टॉपर हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ऑल इंडिया रैंक 95 थे शायद 2020 या 2019 में। अच्छा राइट है ना। तो उनके नोट्स मैं राजेंद्र नगर से ले आया था क्योंकि मेरे पास समय कम था। और उसके ऊपर मैंने विजन की जो मेंस 365 थी उससे करंट अफेयर लिख लिया सारे के सारे। तो मेरा काम आधा हो गया उसके अंदर। तो मेंस का मेरा स्ट्रैटेजी था नोट्स बना लो पहले फटाफट से, 15 20 25 दिन में जितने बन सकते हैं। बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, बच्चे बोलेंगे 15 दिन में कैसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने दूसरे के उठा लिए जो कि मेरे को डबल मेहनत ना करनी पड़े। और उसके साथ ना स्टैटिस्टिक्स डालने का बहुत मेन रोल था मेंस के अंदर, कि मैं हर चीज का ना स्टैटिस्टिक्स बहुत कलेक्ट करता था कि जुडिशरी में 1.5 या 2.5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो अगर कोई क्वेश्चन आए मैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स डाल दूंगा। तो इससे एग्जामिनर के दिमाग में जाएगा कि हाँ इस बच्चे को कुछ तो आता है, तो वो नंबर दे देगा आपको। तो मेंस का स्ट्रैटेजी मेरा कुछ इस तरीके से था। और साथ में मॉक तो बहुत लगाया, मतलब मॉक्स वाज द फंडामेंटल थिंग जो हमेशा मैं लेके चलता था कि ये बहुत ही जरूरी है। हाँ सर, आपने काफ़ी बार चर्चा की नोट्स की, शॉर्ट्स नोट्स बना लेनी चाहिए। तो जैसे काफ़ी बच्चों से नोट्स बनाने नहीं आते, कब से, और यह भी एक सवाल रहता है कब से बनाने चाहिए? शुरुआत करते हैं तो शुरुआत से ही नोट्स बनाने लेने चाहिए या फिर कब से बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए? जी, तो मेरे ख्याल से नोट्स 2 तरह के होते हैं। हाँ। एक तो फ्री हैंड नोट्स होते हैं जब कोई कोचिंग में कोई आपको लिखवा रहा होता है। तो वो आपको बनाने तो बना लीजिए, बट वो आपको बाद में यूजफुल नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। आपको बाद में स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब आप स्ट्रक्चर्ड नोट्स कैसे बनाएंगे? आप यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, उसमें से टर्म्स उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, GS2 में अगर कोई टर्म है सेपरेशन ऑफ पावर, तो सेपरेशन ऑफ पावर का टर्म उठाया,
या तो उसको गूगल कर लिया, तो किसी कोचिंग वाले ने डाल रखा होगा, या फिर खुद लक्ष्मीकांत से देखा, उसके बारे का मतलब लिख लिया, उसके आसपास के केस लिख लिया और आगे पीछे की चीजें लिख ली, और फिर उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका एक पेजर तैयार हो गया। ऐसा आप यूपीएससी के सिलेबस के 150-200 चीजें ना उनके एक 2-2 पेजर बना लीजिए, वो आपको पेपर से पहले बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यूपीएससी में आपको फटाफट पढ़ना होता है सारी की सारी चीजें। यस सर, जैसे काफी बच्चे शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें एनसीईआरटी से। और काफ़ी बच्चे शुरुआत से ही वो हाईलाइट करने लगते हैं, तो क्या शुरुआत से ही हाईलाइट करना चाहिए या फिर कब से करना चाहिए? देखिए, मैंने भी शुरुआत में एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, और एनसीईआरटी बिल्कुल बेस बनाती है आपका। हाँ, राइट। तो शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़िए और उसको ना थोड़ा मजे के हिसाब से पढ़िए शुरुआत में। ये मत कीजिए कि मेरे को याद करना है। राइट। ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है तो हाँ भाई, भारत की बाउंड्री कौन सी है, अभी याद मत कीजिए कौन से देश से लगती है, बस पता है कि एक तरफ समंदर है, एक तरफ हिमालय और एक तरफ डेजर्ट है। हाँ। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। जब दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे ना, तब आप उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दो। शुरुआत में आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। और एक और चीज मैं बोलूंगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना, तो मैंने गूगल का बहुत इस्तेमाल किया था। आप सिंपल ये डालिए कि जेट वेव्स यूपीएससी, तो कोई आर्टिकल खुल के आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिए फटाफट। और सर एक यह भी सवाल रहता है कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए? जैसे एनसीईआरटी तो बहुत सारी हैं, 6 to 12 टोटल पढ़नी चाहिए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन इसमें ही यह और रहता है कि ओल्ड पढ़नी चाहिए या फिर न्यू वाली एनसीईआरटी, तो थोड़ा उसके बारे में। तो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए 9th 10th 11th 12th की बिल्कुल अच्छे से घोट के पढ़ लेनी चाहिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, इसलिए 11th 12th की एनसीईआरटी का रोल कम हो जाता है। 6 से 10th की आपकी बेसिक के लिए पढ़ सकते हो। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी का रोल थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपके पास स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। साइंस में आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी वगैरह स्पेशली जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। मैं कॉमर्स का हूं, तो मेरे को साइंस नहीं चमकती थी, तो मैं साइंस की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि एनवायरमेंट भी उसमें से आता है। तो एनसीईआरटी आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़िए। बाकी ओल्ड और न्यू में मैंने तो न्यू पढ़ी थी सारी की सारी। बाकी इसमें ज्यादा खोइए मत, मतलब ओल्ड या न्यू कोई भी पढ़ लीजिए, ऑलमोस्ट सेम होता है। सर टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से ऑनलाइन लगाई थी या ऑफलाइन, कौन सी बेस्ट रहती हैं, और कब से लगा देनी चाहिए टेस्ट सीरीज वगैरह, कब से लगानी चाहिए? जी, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो टेस्ट सीरीज मैंने लगानी शुरू करी थी करीब फरवरी से। और मेरा स्ट्रैटेजी था कि पहले मैं सेक्शनल कंप्लीट कर लूंगा सबके, यानी कि इकोनॉमिक्स के 2 दे दिए, ज्योग्राफी के 2 दे दिए, और उसके बाद 1 अप्रैल से मैं अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाऊंगा। तो करीब 20-25 सेक्शनल और 20-25 फुल लेंथ लगाओगे तो आपके पास एक बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। बात रही किसकी अच्छी होती है, तो मैंने जिसका यूज करा मैं वो बता सकता हूँ। मैंने विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज सेक्शनल के लिए यूज किया था, और फाइनल जो मॉक क्या कहते हैं फुल लेंथ मॉक के लिए मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज यूज करी थी। सबके 2-2 दे दिए थे, फोरम के, इनसाइट्स के, विजन के, जो कि मेरे को मल्टीपल उसका एक्सपीरियंस मिल जाए। तो सर अगर बात करें बुक लिस्ट की, जैसे काफ़ी बच्चे बुक लिस्ट पूछना चाहते हैं और बुक लिस्ट का रोल भी रहता है, कौन सी बुक लिस्ट आपने फॉलो की? ऑल बुक लिस्ट मतलब प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए टोटल? जी, बुक लिस्ट की बात करें तो पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। पहले आपको एनसीईआरटी तो सबकी पढ़नी है बेस बनाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो मेन बुक लिस्ट है बता देता हूँ। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में आते तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का बुक मैंने पढ़ा था। एंशिएंट और मिडिएवल मैंने इधर उधर से पढ़ा था, उसके लिए बहुत फोकस नहीं करा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। बात रही ज्योग्राफी के लिए मैंने 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लिया, एक जीसी लियोंग की बुक ले ली थी। जीसी लियोंग को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। एनसीईआरटी शुड बी द मेन प्रायोरिटी इन ज्योग्राफी। अब बात आती है एनवायरमेंट के। एनवायरमेंट के लिए मैंने पीएमएफआईएस के नोट्स लिए थे, तो वो करे थे एनवायरमेंट में। फिर आती है इको की। इकोनॉमिक्स में मैंने मृणाल सर के नोट्स को फॉलो किया था। और साइंस एंड टेक में मैंने करंट अफेयर्स ही मेनली यूज करा था। साथ में एनसीईआरटी पढ़ ली थी उसकी एक बार बेस क्लियर करने के लिए। और करंट अफेयर मैंने मेनली पीटी 365 से कंप्लीट किया। जैसे सर करंट अफेयर्स की बात की तो उससे ही रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कब तक के करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए, और आपने पीटी 365 को ही पढ़ा था या न्यूज़पेपर भी वगैरह फॉलो किया? अगर फॉलो किया तो कौन सा पढ़ा, और एनालिसिस वगैरह देखा यूट्यूब पर या सेल्फ पढ़ते थे? जी, करंट अफेयर्स के लिए मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ूंगा 45 मिनट्स के लिए। शुरू में वो थोड़ा सा लंबा होता है, पर एज यू गो अलोंग तुम्हारा 45 मिनट्स हो जाएगा। मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छे से, और हिंदू के सिर्फ आर्टिकल पढ़ता था, एडिटोरियल 10 मिनट में, और इंडियन एक्सप्रेस पूरा 45 मिनट में थॉरली पढ़ता था। फिर आती है बात करंट अफेयर्स के लिए कि कब तक की पढ़ें। तो मैंने करीब पढ़ी थी 1 साल, मतलब जैसे प्रीलिम्स इस साल 28 मई को है, तो पिछले साल के मई 1 से पढ़ना शुरू कर दो, या मई अप्रैल 1 से, तब तक की कंप्लीट कर लो। और बाई चांस आपने तैयारी उसके बाद शुरू करी है, तो उससे पहले की मंथली मैगजीन से कवर कर लो आप। मंथली मैगजीन का रोल काफी इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे
महीने का न्यूज़पेपर पढ़ो और फिर मंथली मैगजीन पढ़ लो, जो कि आपका वो रिवीजन हो जाता है। राइट। जैसे सर मेंस के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन एक आंसर राइटिंग की बात करें, जैसे आंसर राइटिंग काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए और आंसर राइटिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और कब से करनी चाहिए? जी देखिए, आंसर राइटिंग आई थिंक सबसे ही इंपॉर्टेंट स्टेज है यूपीएससी की। तो अगर जो इंसान उसमें अच्छा करेगा तो ज़्यादातर चांस है वो कुछ तो ले आएगा। तो आंसर राइटिंग आपकी फोकस होनी चाहिए। और आंसर राइटिंग में ये मैटर नहीं करता कि आपने ज़्यादा क्वेश्चन कितने करे हैं, आपको ना स्ट्रक्चर बनाना आ जाना चाहिए। जैसे कुछ भी क्वेश्चन है कि भाई भारत की जीडीपी 3 साल में गिर रही है, इसके कारण बताइए और भारत आगे क्या कर सकता है। तो आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि मेरे को इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर 4 रीजन लिखने हैं और फिर 3 वे फॉरवर्ड लिखने हैं। तो वो स्ट्रक्चर जैसे आपको आ जाए ना, वो इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस। तो जितना जल्दी आपको कर सकते हो, जैसे आप एक बारी 2 बारी कोर्स कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू कर दो, थोड़ी थोड़ी करनी। राइट सर, जैसे अब प्रीलिम्स आने वाला है जो 28 में को, अब तो बहुत कम समय बचा है, तो जैसे काफ़ी बच्चों पर मतलब प्रेशर होगा एग्ज़ाम का, तो उसको कैसे हैंडल करें और जैसे एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो पेपर को कैसे टैकल करें, थोड़ा उसके बारे में गाइड करें और भी आप अपनी तरफ से गाइड कर सकते हैं। जी, आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स 5 दिन में आ रहा है तो हम क्या करें। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा अभी उसमें, अगर मैं रिजल्ट में क्लियर नहीं करता तो मैं भी प्रीलिम्स लिख रहा था। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी नया मटीरियल ना पढ़ें, जो आपका ओरिजिनल मटेरियल है, जो आप पढ़ते आए हैं सिर्फ वो ही पढ़ें। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत या फिर हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम, डू नॉट टच एनी न्यू मटेरियल एट ऑल। कोचिंग वाले बहुत सारा नया मटेरियल देंगे, वो बिल्कुल मत पढ़िए। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अब ये कहना बहुत आसान है बट स्ट्रेस आपको होता है। बट ये सोचिए जो बाकी 5 लाख 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, सेम ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक बार दे चुका हूँ, इंटरव्यू में बैठ चुका था, बट मेरे को भी बहुत स्ट्रेस होता है कि नींद नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो स्ट्रेस इतना मत लीजिए, सोचिए कि दिस इज़ हैपनिंग विद एवरीवन। मैं समुद्र में सबके साथ हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जामिनेशन में हॉल में घुसें तो याद रखिए कि मैं क्लियर करने वाला हूँ। एक कॉन्फिडेंस हो अंदर कि भाई मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर किसी को भी 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते होते हैं, तो उसके बाद आपको गेस करना ही पड़ेगा। एंड आई एम श्योर अभी तक आप गेस की टेक्निक सीख चुके होंगे, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि भाई मैं तो क्लियर करके ही जाऊंगा। अगर वो कॉन्फिडेंस है आपके, तो 90% चांस है कि आप क्लियर कर देंगे, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है तो। राइट सर, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे बेसिकली उनको कैसे टैकल करना चाहिए, क्या कैसे गैस करना चाहिए कि ये हमारा सही हो सकता है? जी, तो मैं 2-3 गेस करने की स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। एक तो नेम एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नेम क्या लग रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है एम स्ट्राइप्स का 2017 में आई थिंक, तो स्ट्राइप से आपको लगेगा कि भाई टाइगर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। फिर ऐसी क्वेश्चन आता है कि भाई जिसमें कोई ना कोई ऐसे भागा लिखा हुआ है किसी वर्ड के अंदर, तो भागा लिखा हुआ है इसका मतलब कोई लैंड से रिलेटेड कोई चीज़ होगी कि भाग हो रहा है किसी चीज़ का, तो आप ना वर्ड एसोसिएशन को देखिए। फिर दूसरी चीज़, यूपीएससी में ऑप्शंस थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। साइंस एंड टेक में बहुत बड़ी ऑल ऑफ द अबव ये आंसर होता है, तो वो आप सोचिए कि भाई साइंस एंड टेक में कौन सी चीज़ पॉसिबल है और कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हर उसमें थोड़ी थोड़ी टेक्निक है। एक और मैं अगर आपको टेक्निक बताऊं कि यूपीएससी ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज के नाम गलत देता है, कि भाई अगर लिखा है कि ये फंड बनाया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने, तो 90% चांस है वो गलत होगा। तो मैं तो सोचता था कि यहाँ गलत है। आपको आंसर गलत हो सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो देखो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कोई और रिस्क लेगा और वो क्लियर कर सकता है। राइट सर, जैसे सी सेट के लिए अब तो 23 वाला तो निकल गया, लेकिन जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सी सेट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे तैयारी की, मैथ वगैरह को स्ट्रॉन्ग कैसे किया आपने? जी, आई थिंक सी सेट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है पेपर, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे सी सेट में फेल हो जाते हैं और उधर 100 से भी ज़्यादा स्कोर कर देते हैं। तो सी सेट को पहली बात तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर। तो सी सेट के लिए आप ना मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन यूपीएससी वैसे भी ऐसे दे रहा है कि उसके आंसर कोचिंग वाले भी अलग दे रहे हैं। तो आपको मैथ्स में करना है जो कि सर्टेन आंसर मिल जाए आपको। तो मैथ्स के लिए ना आप ना पहले फंडामेंटल्स अपने ठीक कर लीजिए। आप चाहे किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए या बुक्स उठा लीजिए, कोई भी ऐसे आर.एस. अग्रवाल और ये सारी बुक, काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, तो उसमें देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और यूपीएससी के 2017 से लेकर 2022 तक के, और इनफैक्ट इस साल का हो जाएगा 2017 से 2023 तक के क्वेश्चन कीजिए, जो कि आपको यूपीएससी के लेवल का अंदाजा हो जाए क्वेश्चन का। और अगर आप ये लगातार करेंगे और एग्जाम से 2 महीने पहले सीसेट के ना 4-5 मॉक जरूर लगा लीजिए, जो कि आपको हो, और स्पेशली ना दोपहर में लगाइए 2:30 से 4:30। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, दोपहर में गर्मी लगती है पहला पेपर देने आने के बाद, और फिर उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो वो आप ना अपने आप को मॉक एनवायरनमेंट में जरूर कीजिए। राइट। सो सर, बात करें ऐसे अब 23 वाला तो एग्जाम देंगे, 5 दिन बचे हैं, लेकिन अगर 24 वालों के लिए अगर स्ट्रेटजी जान पाएँ तो बात करें टाइम मैनेजमेंट की, उनको कब अपना ऑप्शनल खत्म कर लेना चाहिए, कब मेंस की तैयारी, कब प्रीलिम्स की, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए अभी से? ठीक है, तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक कि कोई भी नया कैंडिडेट अगर 1 साल के लिए तैयारी करे तो कैसे करे, ठीक है। तो
सबसे ज़रूरी है कि आप ना ऑप्शनल अपना जितना जल्दी कंप्लीट हो सकता है वो कंप्लीट कर लीजिए। मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैं दिसंबर तक ऑप्शनल अपना कंप्लीट कर लूँ, तो मैंने पूरा जान लगा के दिसंबर तक अपना पेपर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था, पेपर 2 का आधे से ज़्यादा कर लिया था, सो दैट मेरे को पता है जैसे ही अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा तो ऑप्शनल की तरफ से मैं रेडी हूँ। तो पहली चीज़, ऑप्शनल को आपको कोचिंग लेना कोचिंग लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, बट दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए ऑप्शनल। बात रही बाकी सब्जेक्ट की, तो बाकी सब्जेक्ट के शुरू के 3 महीना में फंडामेंटल मजबूत कीजिए अपना, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग उसमें चालू कर दीजिए। और उसके बाद जब जनवरी वाला महीना आता है ना, और स्पेशली अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फर्स्ट प्रीलिम्स है जो आपने क्लियर नहीं कराया उससे पहले, तो प्रीलिम्स को 4 से 5 महीने जरूर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे 2 महीने में हो जाता है, नहीं होता पहली बारी में, तो उसको 4 से 5 महीने दीजिए अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। राइट। सो सर, बात करें आपकी टाइम मैनेजमेंट की, कि आप कैसे पढ़ते थे, पूरा दिन का शेड्यूल आपका कैसे रहता था, तो उसके बारे में और बताएं। जी, तो मेरा मानना है कि ज़्यादा घंटे की जगह कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, एंड अगेन क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो मैं 8 घंटे करीब करीब एवरेज पढ़ता था, 8 से 9 घंटे, और मैं ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करता था। मैं ये नहीं कि पूरे 9 घंटे लक्ष्मीकांत ही पढ़ूंगा या स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा। मैं अपना एक वन नोट का यूज़ करता था, ऑनलाइन होता है वन नोट माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अंदर शेड्यूल बना लेता था, वीकली शेड्यूल। फिर लिखता था आज मेरे को पॉलिटी में ये कंप्लीट करना है, हिस्ट्री में ये कंप्लीट करना है, इसमें। तो ज़्यादातर मैं 4 सब्जेक्ट रखता था और 2-2 घंटे के रखता था मैं, और 7, 8, 10, 20, 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करता रहता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरे पास एक दिशा पब्लिकेशन की बुक थी प्रीवियस 25 साल के, तो मैं वो रोज़ की रोज़ करता रहता था, और 8 घंटे करीब करीब पढ़ता था। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये नहीं, किसी भी दिन ये नहीं कि एक दिन 1 घंटा और एक दिन 12 घंटे, रोज़ आप 8 घंटे पढ़िए। राइट। सर, थोड़ा शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात करें आपकी, तो कैसे हुई, और बात करें आपके बचपन की, कैसा रहा आपका बचपन, शुरुआती पढ़ाई लिखाई? देखिए, शुरुआती पढ़ाई लिखाई मैंने एक सरकारी स्कूल से की थी, मेरे घर के पास ही प्रतिभा विकास। 10वीं क्लास से पहले मैं कहूँगा कि मैं बिलो एवरेज या एवरेज उसमें आता था, मतलब अपनी क्लास की बात करें तो 15th रैंक या 20th रैंक ऐसे तक आता था। फिर जब मैंने कॉमर्स साइड ली 11th क्लास में, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है। तो उसके बाद से मैंने अच्छा करना शुरू कर दिया। फिर मेरा भगवान की दया से और मम्मी पापा की दया से अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी आने लग गया नंबर। तो मतलब बचपन में मैं पढ़ाई, लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ऐसे जोर नहीं था कभी भी, क्योंकि मेरे माँ बाप भी खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका ऐसा नहीं था कि पढ़ाई ही करनी है मतलब। और भी मेरे फादर की शॉप ऐसे बताया, तो मैं 2 घंटा शॉप पे भी बैठता था रोज उसके साथ टाइम निकाल के। राइट। सो सर, बात करें जैसे यूपीएससी एक काफ़ी मतलब लॉन्ग जर्नी है आपके लिए, तो खैर शॉर्ट ही जर्नी रही, लेकिन फिर भी जिसमें जैसे ज़्यादातर एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे, या माइंड को स्टेबल कैसे रखते थे, और कंसिस्टेंसी की बात की आपने, कैसे बनाए रखते थे कंसिस्टेंसी को? आई थिंक डिमोटिवेशन वाले फेज हर किसी की जिंदगी में आते हैं। स्पेशली मैं बताऊं, जब आपके मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं ना, तो बहुत ही डिमोटिवेशन लगता है आपको। तो मैं ना हमेशा एक पेपर पे लिख के रखता था कि जब मैंने प्रिपरेशन की स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने स्टार्ट क्यों करी थी। हर किसी का एक मोटिव होता है। मेरा मोटिव था कि मेरे को एजुकेशन सेक्टर में कुछ करना है, किसी का मोटिव होता है कि मेरे को चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करना है। तो आप ना जब भी आपको डिमोटिवेशन फेस हो, तो आप वो पेपर पढ़िए कि व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस इन द फर्स्ट प्लेस, देन यू विल गेट द मोटिवेशन कि हाँ, मैंने ही तो लिखा था ये, मैं ही तो हूँ ये, आज मैं कैसे पलट गया। दूसरी चीज़, मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता था, ज़्यादातर रेगुलर प्रैक्टिस करने का कोशिश करता था। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने जो करीबी है ना, मम्मी पापा, ये बहुत अच्छे दोस्त, उनसे बात करते रहिए रोज़ के बेसिस पे। बाहर रह रहे हैं तो कॉल पे बात कीजिए, और घर रह रहे हैं तो रोज़ की रोज़ बात कीजिए। ऐसे ना कटिए मत, दुनिया से चाहे कट जाइए, बट अपने जो 5-6 अच्छे लोग हैं ना, जिनको आप भरोसा करते हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनसे रोज़ बात करिए। वो अपने आप में एक थेरेपी की तरह काम करता है। राइट। सो सर, लास्ट में जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, या एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो फ्यूचर अपकमिंग एस्पिरेंट है, उनके लिए आप क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मेरा एडवाइस यही होगा कि आप ये एग्ज़ाम के उसमें कूद चुके हैं बिल्कुल, तो आप इसको भरपूर जिए। मैं तो ये बोलूँगा, पूरी मेहनत कीजिए। सोचिए कि ये मेरा लास्ट ही अटेम्प्ट है, उस चाहे आप फर्स्ट पे हो चाहे आप 6th पे हो, हर किसी का यही होना चाहिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं इसको पूरी जान से दूंगा। और फिर बाई चांस अगर नहीं होता है तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो वही एटीट्यूड होना चाहिए कि हार में या जीत में किंचित नहीं, मैं भीत में वरदान नहीं मानूंगा पर हार भी नहीं मानूंगा। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वंस अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इस मुकाम को हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस या कुछ बातें जो मैंने सर से डिस्कस की हैं। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई और सवाल हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम नेक्स्ट इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।